दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की क्लास लेकर हाजिर हूं। मुझे तो लगा था कि आज जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, किसी नए चैप्टर के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिर से मुझे कुछ स्पेशल सवाल मिल गए। देखिए मेरा कोई टारगेट नहीं होता है कि किस चैप्टर को मैं कितने लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जब तक स्पेशल सवाल मिलते रहते हैं तब तक मैं क्लास कंटिन्यू रखता हूं, ठीक है। तो चलिए लगे हाथ एक क्लास और अटेंड कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम भौतिक राशियों और उसके मापन से संबंधित तमाम ऐसे सवालों को देखेंगे जो अपने आप में बड़े उच्च स्तर के हैं। ये सवाल ऐसे हैं परीक्षा में आ जाए तो आप सही तरह से उत्तर भी नहीं दे पाते, ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन सवालों पर आज की क्लास की चर्चा की जाएगी। आज हमारा चौथा लेक्चर है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा 459 नंबर का लेक्चर है। बाप रे बाप, 459 नंबर, ठीक है। और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 13,770 सवाल, कितना 13,770 सवाल आज की क्लास में आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ध्यान देंगे, यदि आपको तनिक भी भरोसा है नितिन सर पर यानी मेरे ऊपर कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक मौका आप हमें जरूर दीजिए और मेरा कंप्लीट हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखिए। एक बार पढ़ के देखिए, दोबारा इतने बार आप हाथ जोड़ेंगे, आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे सर मुझे दूसरा विषय पढ़ना आपसे, ठीक है। लेकिन नितिन सर का बैच ना बड़े मेहनत से लॉन्च होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करता हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बैच बनाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने का मजा तब है जब बच्चा गदगद हो जाए, उसका मन खुश हो जाए कि वाह क्या बैच है, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, इतना मजा आ जाए, ठीक है। तो एक बार आइए आप डेमो देखिए और फिर जो है कोशिश कीजिएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आज हमारा 459 नंबर का क्लास है और आज की क्लास देखते ही 13,770 सवाल तैयार हो जाएंगे। पहला और आसान सवाल है कि जहाज के चाल की माप का मात्रक क्या है दोस्तों, कैसे मापा जाता है। तो वैसे तो इसे मापा जाता है नॉटिकल मील में, किसमें, नॉटिकल मील का नाम सुना होगा, या फिर आपने इसे समुद्री मील का नाम सुना होगा, नॉटिकल मील। वैसे ज़्यादातर नॉटिकल मील ही सुनने को मिलता है, समुद्री मील दोस्तों कम सुनने को मिलता है। ये इसी द्वारा मापा जाता है, ठीक है। और इसी को नॉट्स भी कहा जाता है। समुद्री मतलब जब ये जहाज चलती है ना तो कितने समुद्री मील प्रति घंटा का सफर तय कर रहे हैं, उसी को नॉट्स कहा जाता है, ठीक है। समुद्री मील प्रति घंटा, ठीक है। समुद्री मील प्रति घंटा या कितनी दूरी तय करती हैं उसी को क्या कहा जाता है, उसी को नॉट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉट्स, ठीक है। फिलहाल आप नॉटिकल मील याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल परीक्षा में आता है कि नौ संचालन में चली गई दूरी की माप का मात्रक क्या है। पुनः दोस्तों ये सवाल केवल अलग तरीके से दे रहा है, उत्तर एक ही है दोस्तों, यहां भी उत्तर आपका नॉटिकल मील ही है, ठीक है। हाँ, नया सवाल तब मिलता जब दोस्तों ये पूछ देता कि नॉर्मल किलोमीटर से नॉटिकल मील में कितना डिफरेंस होता है, तो एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है ये अगर पूछ लेता तो, ठीक है। क्या पूछता कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होता दोस्तों, तब आपको बताने मजा आता कि 1.85 किलोमीटर, ठीक है। 1.85 किलोमीटर में एक नॉटिकल मील होता है। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा सा चेंज वाला आंकड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की माप। ये बार बार सवाल क्यों दे रहा हूं, देखिए कोई सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाना पूर्ति कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सवाल जितने बार रिपीट हो रहे हैं परीक्षा में आने की संभावना उतनी ही ज्यादा है, उतनी ही प्रबल है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की माप की बात करता है तो याद रखेगा इसे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। किसमें दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, किससे, लैम्डा, ठीक है। किससे, लैम्डा से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी आप दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अन्य मात्रक दोस्तों तरंग दैर्ध्य का एक और मात्रक है मीटर, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसे आप जरूर याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम तो हर बच्चे को याद है, ठीक है, ये मीटर वाले में आके हर बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो कम से कम आप न फंसिएगा, यही आपसे निवेदन है। करा दाब वायुमंडलीय दाब का मतलब देखिए, एक तो दाब होता है जिसका मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। एक दाब होता है जिसका मात्रक होता है पास्कल। यहां हम जिस दाब की बात कर रहे हैं ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब की, ठीक है।
तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका मात्रक अब पास्कल नहीं होगा, उसके मात्रक को बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार, ठीक है, इसको बार कहा जाता है, आप याद रखेंगे। और एक बार में क्या, एक बार होता कितना दोस्तों, तो यह एक बार जो होता है यह 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बार के बराबर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये मैं एक वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आंकड़ा है इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है भूकंप की तीव्रता दोस्तों कैसे मापते हैं, 2-3 तरीका है। पहला है रिक्टर पैमाना, क्या है दोस्तों, रिक्टर पैमाना से मान लिया जाए। दूसरा है मर्केली पैमाना, ठीक है, मर्केली, ठीक है, मर्केली पैमाना। तीसरा दोस्तों सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये हो सकता है, देखिएगा आप अपने एग्जाम में कि क्या दिया है, वहाँ रिक्टर पैमाना दिया है या मर्केली स्केल की बात कर रहा है या फिर सिस्मोग्राफ की बात कर रहा है, तो जैसा रहेगा वैसा आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये भूकंप की तीव्रता का मापक है और मुख्य रूप से जो आता है परीक्षा में रिक्टर पैमाना वाला ही ज़्यादा आता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्रव प्रवाह की दर दोस्तों क्या कहलाती है, द्रव प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, क्यूसेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूसेक। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि सर क्यूबिक कहें या क्वीसेक कहें, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे तो उत्तर हो जाएगा क्यूसेक, ठीक है। और क्यूसेक के अलावा क्यूबिक कब कहते हैं, जब इसी क्यूसेक बराबर होता है क्यूबिक प्रति, ठीक है। अब ये जो क्यूबिक होता है क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो क्यूबिक फीट लिखिए, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये बराबर होता है क्यूसेक के, ठीक है। तो ज्यादातर जो आता है एग्जाम में क्यूसेक ही आता है। इससे द्रव प्रवाह की दर को मापा जाता है। जैसे मान लीजिए नदियों का बहता हुआ जल है ना, अब उसकी स्पीड को अगर मापना है तो क्यूसेक में मापा जाता है। ये आप साधारण से समझ जाइए इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कंप्यूटर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कंप्यूटर का मात्रक होता है बाइट, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर का मात्रक होता है बाइट, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं आपको यहीं पर कि एक बाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और जो बिट मैं दे रहा हूं दोस्तों, ये जो बिट शब्द दिया हूं, बिट, ठीक है, बिट, ठीक है, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई कभी परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे, बिट बताएगा। लेकिन कंप्यूटर का मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, बाइट बताएगा। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं भी बताएगा। आगे चल के दोस्तों पढ़ेंगे ना, तो 1024 बाइट मिलकर दोस्तों, बाइट मिलकर 1 केबी बनाते हैं। इस 1 केबी बनाते हैं 1 किलो बाइट, ठीक है। इसी तरह से 1024 केबी मिलते हैं, ठीक है, तो 1 एमबी बनाते हैं, ठीक है, मेगाबाइट। इसी तरह से 1024 एमबी मिलते हैं तो 1 जीबी बनाते हैं, 1 गीगाबाइट। 1024 जीबी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, 1 टीबी बनाते हैं, 1 टेराबाइट। इस तरह से दोस्तों ये आंकड़ा चलता रहता है, ठीक है। और ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ने की इच्छा हो तो मात्र 249 रुपये में बैच है। कंप्यूटर की जो बैच हमारे पास है मात्र 249 रुपये में है। इतना विधिवत कंप्यूटर पढ़ा दूंगा कि फिर सब मेरा बैच है, ठीक है। तो घबराई मत, नितिन सर पे शंका न कीजिए, ठीक है। आपको जानकारी चाहिए तो फिर बैच में आ जाइए और विधिवत मिल जाएगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक दोस्तों पुनः याद रखेगा। तरंग दैर्ध्य का 2 मात्रक, एक तो एंगस्ट्रॉम को याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉम को याद रखना है, जहां लैम्डा को भी जरूरी है याद रखना, ठीक है। और दूसरा दोस्तों मात्रक है मीटर। एंगस्ट्रॉम वाला दोस्तों क्या याद रखना है अलग से, यह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, ये अलग से आपको याद रखना है, इसे तो एकदम नहीं भूलना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल, ठीक है। देखिए, चाहे आपसे ऊर्जा का मात्रक पूछ ले, चाहे आपसे कार्य का मात्रक पूछ ले, चाहे आपसे कृत कार्य का मात्रक पूछ ले, कहीं कोई घबराने वाली बात है क्या, हर जगह जवाब क्या होगा, जूल ही जवाब होगा। ये अपने दिमाग में रखेंगे, अलग से नहीं कोई जवाब है, सब वही पुराना वाला ही सवाल है। लेकिन अब क्या करें, परीक्षा में आया ज्यादा बार है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता का मापन मैंने बताया था डेसिबल में किया जाता है, ठीक है, डेसी। और यहीं पर दोस्तों ये भी बताया था कि 80 डीबी जो है दोस्तों, 80 डेसिबल जो है, 80 डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि है तो यह दोस्तों हानिकारक मानी जाती है, ठीक है,
हानिकारक मानी जाती है, ये बताया था। और 65 डेसिबल से अगर अधिक की ध्वनि है तो इसे WHO ने क्या किया है, इसे WHO ने ध्वनि प्रदूषण माना है। परीक्षा में पूछता है कि बताइए कितनी ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जा सकता है, तो WHO के अनुसार 65 डेसिबल से अगर ज्यादा ध्वनि कहीं आ रही है तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण मान लिया जाता है। ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या दोस्तों, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति यानी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, क्या बताया था, जल्दी से सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य नहीं, तरंग दैर्ध्य में तो आप एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब आप हर्ट्ज पढ़ते हैं। हर्ट्ज क्या पढ़ते हैं, HZ से, जिसे आप डिनोट करते हैं। ठीक है, हर्ट्ज HZ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आवृत्ति का मापक है, इसे ध्यान देंगे। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए पीछे जो जूल पढ़ा था आपने ना, पीछे आपने एक जूल पढ़ा था। ठीक है, तो जूल पढ़ा था, तो जूल आपने ऊर्जा के लिए पढ़ा था, जूल आपने कार्य के लिए पढ़ा था, जूल आपने कृत कार्य के लिए पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। लेकिन यहां दोस्तों उष्मा लिख दिया, उष्मा, तो उष्मा में भी याद रखेंगे जूल होता है। तो ऊर्जा उष्मा ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, ऊर्जा और उष्मा दोनों बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन होता क्या दोस्तों, जो जूल है ना ये ऊर्जा का भी होता है, ध्यान दीजिएगा, यह ऊर्जा का भी मात्रक होता है और साथ ही साथ यह उष्मा का भी मात्रक होता है। जरा ध्यान दीजिए, वरना फिर यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो उष्मा का मात्रक भी जूल होता है। जूल के अलावा मान लीजिए न दे जूल, तो जूल के अलावा और क्या हो सकता है, इसका एक और मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, इसका एक और मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैलोरी भी इसका मात्रक होता है। तो पता नहीं एग्जाम में जो है क्या देगा, कैलोरी देगा या क्या देगा, तो थोड़ा सा उसको जो है अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कैलोरी में भी मापा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा ये पूछ देता है कि एक कैलोरी में जो है कितना जूल होता है। मान लीजिए पूछ दिया कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो क्या बताएंगे, सोचिए पहले। ठीक है, एक कैलोरी बराबर, ठीक है, एक कैलोरी ये कितने जूल के बराबर होता है, तो याद रखेगा ये लगभग 4.1 जूल के बराबर होता है। कितना, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.1 जूल के बराबर होता है दोस्तों। यह भी आप अलग से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या है ना कि मिक्स वाली बात है, इस वजह से कंफ्यूजन होता है, और उसीलिए तो मुझे अलग से लेक्चर लेना पड़ा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। शक्ति का मात्रक क्या दोस्तों, तो शक्ति का मात्रक है वाट। क्या दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, आगे देखिए, एक एक लाइन में पढ़ते चलिए। ठीक है, इसी तरह कह रहा है कि पार्श्विकी दबाव का मात्रक क्या होगा, क्या दिया है, पारिस्थितिकी दबाव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि खाली दाब दे देता तब इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल। ठीक है, पास्कल। यदि दोस्तों क्या दे देता, हाँ ठीक है, ये हो जाता। और यदि वायुमंडलीय दबाव की बात कर लेता, वायुमंडलीय दाब की बात कर लेता दोस्तों, तो हम इसको मापते हैं बार में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ बार और यहाँ पास्कल। अभी इन दोनों से हटके सवाल है, कह रहा पारिस्थितिकी दबाव का मात्रक क्या होता है। पुनः दोस्तों यहां भी बार ही लिखना है, एक बार। ठीक है, खाली बार लिखिए, बार द्वारा ही मापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपसे वायुमंडलीय दाब की बात करें, चाहे आपसे पारिस्थितिकी दाब की बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है, मामला एक ही है। और बार कितने के बराबर होता है दोस्तों इसका, तो एक बार बराबर अगर देखा जाए तो एक बार बराबर 10 की घाते 5 कीजिएगा। ठीक है, 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे, एक बार ये इतने के बराबर होता है। तो कभी कभी यहां तक का सवाल आता है, कह रहा है सेल्सियस पैमाने से किसका मापन किया जाता है। ठीक है, ये जो सेल्सियस पैमाना होता है डिग्री सेल्सियस वाला, इससे किसका मापन होता है, तो तापमान का, टेम्परेचर का। ठीक है, सिंपल सी बात है। अरे भाई जैसे आप ही को बुखार वगैरह रहता है तो आप मापते हैं ना, हालांकि तब आप सेल्सियस पैमाना नहीं, तब आप फ़ारेनहाइट पैमाना यूज करते हैं। ठीक है, तभी दिखाता है कि बुखार 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चा कंफ्यूजन में सोचता है कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाते, पानी भाप बन के उड़ जाता है, आप कहां से रहते हैं। ठीक है, वो 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री जो आप पढ़ते हैं वो फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल ये चाहे फ़ारेनहाइट की बात करें चाहे डिग्री सेल्सियस की बात करें, दोनों का संबंध दोस्तों तापमान से है, टेम्परेचर से है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आज हम ये जो 7वां विषय आपको पढ़ा रहे हैं, अब तक मैं 6 विषय पढ़ा चुका हूं, नहीं पता, ठीक है, सुन लीजिए। 6 विषय में पूरी एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये क्रमशः इतने इतने लेक्चर सीरीज में आपको पढ़ा दिया गया है। अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप चाहें तो क्लास जाके देख सकते हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। और आज की क्लास जितनी मजेदार है ना, ऐसे ही मेरी हर विषय की क्लास है। मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से पढ़ाया। आप समझो ना, आज हमारा 459 नंबर का लेक्चर है। कितना? 459 नंबर का लेक्चर है। तो एक दिन में एक लेक्चर पढ़ते पढ़ते हम लोग कितना, 1 साल से ऊपर हो गया दोस्तों ये सीरीज चलते हुए, और तब से दोस्तों लगातार काम किया जा रहा है इस पर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कवर करते हुए आप चले आ रहे हैं, और आप साथ में जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्द दोस्तों हमारा साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज की क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपने देखा कि 13,770 सवाल आपके हो जा रहे हैं। इतने सवाल पर आज तक कोई डिस्कस कराया आपको? लेकिन आप अगर यहां रहेंगे तो इस तरह से डिस्कस हो पाएगा। आगे बढ़िए, करा सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इसको बोलते हैं र्यूमर। र्यूमर आधा रहेगा यहाँ पे। र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो याद रखिएगा केल्विन पैमाना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, ठीक है, ऋणात्मक मान नहीं होता, ठीक है। केल्विन पैमानों को छोड़ दिया जाए तो सेल्सियस वाला भी माइनस में जाता है भाई, प्लस में आता तो माइनस। आप कहते नहीं है कि वहां जम्मू कश्मीर गए, वहां इतनी बर्फबारी, -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, -4, ठीक है, तो भाई माइनस में होता तभी तो आप बोलते हैं। तो जब डिग्री सेल्सियस माइनस में हो सकता है तो फारेनहाइट क्यों माइनस में नहीं होगा? वो भी माइनस में होगा, और र्यूमर पैमाना भी माइनस में रहते हैं। केवल केल्विन पैमाना ऐसा है जो माइनस में नहीं रहता, जो हमेशा प्लस में रहता है। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। करा परम शून्य ताप, ठीक है, परम शून्य ताप का क्या मान होता है? तो याद रखेगा 273 केल्विन को दोस्तों क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। कितने को? 273 केल्विन, ठीक है, सॉरी सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? 0 केल्विन, ठीक है, ऐसे लिखिए, 0 लिखिए और यहां पर लिखिए केल्विन, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से या तो 0 केल्विन की बात करें या 273 डिग्री सेल्सियस की बात करें, इसे कहा जाता है परम शून्य ताप, ठीक है। अंतर हो जाएगा भाई, 273 केल्विन तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कहां 0 केल्विन पे बात हो रही है, इसको समझिएगा। करा फारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री अगर फारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका तापमान दोस्तों कितना होगा? तो मोटी मोटा जो है दोस्तों लगभग 93 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। कितना? 93.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 200 डिग्री का बुखार। अब देखिए किसी को अगर 100 डिग्री का बुखार है, मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री फारेनहाइट होता, आप कहते हैं ना 100 डिग्री का बुखार, तो इसका आधा कर लीजिए, 45 दूना के 90, 45 और 3 के लिए 1.5 और जोड़ देंगे, ठीक है, तो 46, 46.5, तो लगभग दोस्तों, ठीक है, 45, 46.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 46.5 के आसपास का आंकड़ा आ जाएगा दोस्तों डिग्री सेल्सियस में। तो जब इतना डिग्री सेल्सियस होता तब आप जो है 100 फारेनहाइट के पास जाते हैं, ठीक है। फिर मोटी मोटाई बता रहा हूं, तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप चीजों को समझिएगा और याद रखेंगे, ठीक है। ये फारेनहाइट वाला पैमाना है। करा डायोप्टर, अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, पीछे आपने पढ़ा था डाप्सन, क्या पढ़ा था? डाप्सन। डाप्सन से क्या किया जाता है? यह ओजोन परत की मोटाई दोस्तों, इससे मोटाई कितनी है उसका माप किया जाता है, ठीक है, मोटाई का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, वो डाप्सन था। यहाँ डायोप्टर दे रहा है, क्या दे रहा है? डॉप्सन अलग होता है, डायोप्टर अलग होता है। यह लेंस की क्षमता के लिए दोस्तों यूज किया जाता है डायोप्टर। जो चश्मा वगैरह लगाते हैं ना, उसमें जो लेंस लगता है उससे संबंधित है दोस्तों, तो यह लेंस की क्षमता से संबंधित है, ठीक है। तो लिखिएगा लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का मापन दोस्तों ये डायोप्टर से किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब यहां से अपने आप में जितना कठिन सवाल हो सकता है वो मैं आपको देता हूं। सवाल दे रहा है कि भौतिक राशि है जर्क। सर हमने कभी नाम ही नहीं सुना, इतने दिन से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी हम लोगों ने जर्क के बारे में सुना ही नहीं। चल सुन लो, आज भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जर्क की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड क्यूब। क्या होती है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड क्यूब इसकी इकाई होती है, ये आप याद रखेंगे। और जर्क होता क्या है? त्वरण में परिवर्तन की दर को जर्क कहते हैं, ठीक है। किसमें? त्वरण, ठीक है, त्वरण में
परिवर्तन की दर, ठीक है, त्वरण में परिवर्तन की दर जो होती है दोस्तों ये जर कहलाती है, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। जब वेग में परिवर्तन की दर निकाला जाता है त्वरण मिलता है, लेकिन जब त्वरण में परिवर्तन की दर आ जाती है तब उसे जर कहते हैं, और तब मीटर प्रति सेकंड क्यूब पे जाते हैं, ठीक है। क्यूब जरूर कीजिएगा, कंफ्यूजन में न रहिएगा। अगला दे रहा है कि भौतिक राशि यंग मापक, ठीक है, यंग मापक की इकाई दोस्तों क्या होती है ये बताए। आर्थर यंग ने इसकी खोज किया था, इसीलिए इसको यंग मापक कहते हैं। भौतिक राशि यंग मापक की इकाई दोस्तों क्या है, तो इसको या तो हम पास्कल में लिखते हैं, ठीक है, या तो हम पास्कल में लिखते हैं, और या तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं दोस्तों, या तो हम पास्कल लिखते हैं, और या तो दूसरा क्या दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं दोस्तों, मीटर प्रति स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये भौतिक राशि है यंग मापक, ये उसके लिए दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे आइए, कह रहा भौतिक राशि विशिष्ट उष्मा क्षमता, ये अपने आप में सबसे डिफिकल्ट है। विशिष्ट उष्मा क्षमता का मात्रक क्या है, अपने आप में सबसे 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 कठिन सवाल है विशिष्ट उष्मा क्षमता। केवल उष्मा लिख देता तो जूल बता देते, केवल उष्मा लिख देता तो क्या बता देते, जूल बता देते, या उष्मा की जगह ऊर्जा भी लिख देता तो भी जूल बता देते, हाँ मामला दिक्कत में नहीं रहता। लेकिन यहां विशिष्ट उष्मा क्षमता लिख दिया तो याद रखेगा यहां जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है, क्या लिखेंगे, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है, प्रति किलोग्राम केल्विन। इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ा, ठीक है, प्रति किलोग्राम केल्विन। ये दोस्तों आपका जवाब होगा, समझ रहे हैं। विशिष्ट उष्मा क्षमता, तो विशिष्ट लिखिए, विशिष्ट बोले हैं तो विशिष्ट लिखना भी तो पड़ेगा। कह रहा है भौतिक राशि है धारिता, ठीक है, उसका मात्रक क्या है ये बताइए। धारिता का नाम वैसे आप लोगों ने सुना होगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक होता है फैराडे। फैराडे का नियम भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा। फैराडे धारिता का मात्रक है, ठीक है। और धारिता का एक और मात्रक होता है कूलाम बटा वोल्ट, ठीक है। तो लिखिएगा अन्य मात्रक भी इसका है, क्या है दोस्तों, इसका एक अन्य मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट। क्या है दोस्तों, कूलाम प्रति वोल्ट। यह भी दोस्तों धारिता का एक मात्रक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पायरोमीटर द्वारा दोस्तों किसका मापन किया जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा उच्च ताप का, ठीक है, उच्च ताप का मापन। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पर दोस्तों डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट नहीं काम आता, केल्विन वेल्विन सब फेल हो जाते हैं। ये उच्च ताप के लिए पायरोहीलियोमीटर का यूज किया जाता है, और इसीलिए इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम क्या है, विकिरण तापमापी। क्या है, विकिरण तापमापी, ठीक है, विकिरण तापमापी भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। इससे अति उच्च ताप, ठीक है, को मापने का काम किया जाता है पायरोमीटर से। इसी तरह एक और है दोस्तों पायरहीलियोमीटर, ठीक है, पायरहीलियोमीटर। इससे दोस्तों किस चीज का मापन किया जाता है, तो ये और ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए काम आता है। एक तरह से सूर्य का जो रेडिएशन है दोस्तों, सोलर रेडिएशन, ये उससे मापा जाता है, ठीक है, पायरोहीलियोमीटर से, ठीक है, सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन का मापन दोस्तों ये पायरोहीलियोमीटर लिखेगा, पायर नहीं होता, पायरो, ठीक है, पायरोहीलियोमीटर, ठीक है, हीलियोमीटर से दोस्तों इसका मापन होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा मोहस, ठीक है, ये क्या लिखा दोस्तों, याद रखेगा ऐसे मोह ह पे हलन फिर स, ठीक है। करा मोहस पैमाना का यूज दोस्तों किसके मापन में किया जाता है, किस चीज के मापन में ये मोहस पैमाना का यूज किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इससे खनिज पदार्थों की कठोरता का मापन किया जाता है। किसका, खनिज पदार्थों की कठोरता का मापन, ठीक है, कठोरता का मापन। मिला कुछ नया सवाल आपको, ठीक है भाई। देखिए चाहे आप नया सवाल ढूंढिए चाहे मैं नया सवाल ढूंढूं, किसी न किसी एक को ढूंढना पड़ेगा। अगर मार्केट में बने रहना है, कंपटीशन में बने रहना है, तो नए सवालों को ढूंढना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा। करा पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है दोस्तों, तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई होती मोल। क्या होती, मोल। अरे भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह को सब इसी में मापा जाता है ना, मोल में।
तो ये वही वाला सवाल हो गया जो मैंने पीछे पढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है टार। आप सोचेंगे सर टार सही लिखा है, हाँ टार से, हमने तो बार सुना था, टार भी होता बार भी होता है, और दोनों का संबंध दोस्तों वायुमंडलीय दाब से है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से दोनों का संबंध है, याद रखेंगे, टार का संबंध भी और बार का संबंध भी। ठीक है, टार और बार दोनों का संबंध किससे दोस्तों, वायुमंडलीय दाब से है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। करा भार, आवेग, यंग का मापांक और त्वरण में से कौन सी एक अदिश राशि है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से अदिश राशि है दोस्तों यंग का मापांक। ठीक है, इसमें से अदिश राशि क्या दोस्तों, यंग का मापांक। ठीक है, मापांक। ठीक है, अदिश राशि कहते किसे दोस्तों, तो याद रखेगा जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यह करता क्या दोस्तों, यह प्रतिबल के अंतर्गत पदार्थ की कठोरता को मापता है। क्या करता है, यह प्रतिबल के अंतर्गत पदार्थ की कठोरता को मापता है। ठीक है, कौन, ये जो यंग का मापांक है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था, आर्थर यंग ने किया था। ठीक है, आर्थर यंग नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस की खोज किया था, इसलिए इसे यंग मापांक का, आर्थर यंग नहीं, थॉमस यंग ने। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता दोस्तों कौन है, खोजकर्ता कौन है, थॉमस यंग। ठीक है, थॉमस यंग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखेगा नौ संचालन। ठीक है, ठीक है, नौका संचालन में इस सोनार का यूज किया जाता है। और सोनार दोस्तों किस टेक्निक का यूज करती है, तो याद रखेगा यह पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग दोस्तों इसके द्वारा किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म दोस्तों आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यस का मतलब हो जाता है साउंड। ठीक है, साउंड। सोनार में जो यस होता है साउंड, और यन का मतलब हो जाता है नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो साउंड, नेविगेशन ऐसे लिखा जाएगा या नेवी-आई। ठीक है, लिख लीजिए, मैं अपने से कुछ गड़बड़ होगा सही कर लीजिएगा, नेविगेशन एंड FR एंड लिख लीजिए। ठीक है, एंड रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग होता है रेंज। ठीक है, रेंजिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। परीक्षा में दोस्तों इससे भी खूब बातें पूछी जाती हैं, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई समस्या नहीं ना, मेरे साथ रहेंगे समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश मेरी रहती है कि मैं कितने आसान शब्दों में चीज़ें पढ़ाऊँ, बताऊँ कि आपको जो है याद हो जाए। देखिए 30 सवाल पढ़ने में कितना टाइम गया, तो मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ कि आप चाहे कहीं भी पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी जो भी करना हो कीजिए, लेकिन ये सीरीज जरूर देखिए। ये सीरीज आपको फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। अलग अलग विषय के लिए जो मैंने बनाए हैं वीडियो लेक्चर, उसे जाके देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सवाल देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं इसीलिए बुला रहा हूँ। ठीक है, और यदि आपको लगे कि हमारा विषय ही कमजोर है तो आप मेरे पास आइए। मैं जब विषय कोई पढ़ाता हूँ तो ये सोच के पढ़ाता हूँ कि बच्चे को अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पढ़ना पड़े, बार बार नहीं, फिर चाहे उसे आंसर राइटिंग ही क्यों ना लिखना पड़े, मेंस में जाके दोबारा उस विषय को नहीं पढ़ना है। इतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ के देखिए, फिर आपको लगेगा कि नितिन सर जो है सही कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपको बैच अगर ज्वाइन करना हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपसे खुद कनेक्ट हो जाएगी। बाकी सारी क्लास जो है ये स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी पे सारी क्लास चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।